नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। स्वागत है आपका सच बेधड़क के इस खास कार्यक्रम में, लाइव डिबेट शो में। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस ऐतिहासिक धरोहर की जिसकी रौनक कभी जयपुर की पहचान हुआ करती थी, रामगढ़ बांध। जरा याद कीजिए वही रामगढ़ बांध जहां कभी 1982 के एशियन गेम्स में नौकायन प्रतियोगिताएं हुई थी, जो जयपुर शहर की मुख्य पेयजल लाइफलाइन हुआ करता था। लेकिन पिछले 2 दशकों से यानी साल 2000 के बाद से यह सिर्फ एक सूखी जमीन का टुकड़ा बनकर रह गया है। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके पीछे कैचमेंट एरिया में बने बड़े बड़े फार्म हाउस, होटल और रिजॉर्ट्स का अवैध निर्माण है? क्या बाणगंगा नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में बने अनगिनत एनीकटों और अवैध बाधाओं ने इस ऐतिहासिक बांध को प्यासा मार दिया है? या फिर राजस्व रिकॉर्ड में की गई वो हेराफेरी है जिसने पानी के रास्ते को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है? इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम करने वाले हैं लाइव डिबेट, यानी इसी मुद्दे पर होगी आज हमारी सबसे बड़ी चर्चा। हर बार सावन बरसा लेकिन फिर भी रामगढ़ बांध पानी को तरसा। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता राजकुमार शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज, लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट राजलक्ष्मी राजावत और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महाबहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी का। पौरुष जी, जिस प्रकार से हर बार दावे किए जाते थे कि रामगढ़ में पानी लाया जाएगा, लेकिन 2000 से लेकर के 2026 में आज हम बात कर रहे हैं, कभी जयपुर का पर्यटन स्थल हुआ करता था, यहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज रामगढ़ बांध खुद पानी को तरस रहा है। पौरुष जी। आशीष जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि रामगढ़ बांध है जिसका के निर्माण 1897 में हुआ, 1903 में बनकर के तैयार हुआ और जयपुर में 1931 से ये जयपुर शहर को पानी दे रहा है। और 1961 में सरकार ने इसको जयपुर शहर के प्रमुख पेयजल स्रोत के रूप में चिन्हित करके इसको प्राथमिकता देकर के इसमें विभिन्न विभागों का समन्वय स्थापित हुआ, जिसमें जलदाय विभाग भी था, सिंचाई विभाग भी था और अन्य विभाग भी थे, कि जयपुर का प्राथमिक जल स्रोत बना। उसके बाद में देखिए समय आगे बढ़ा और 1982 के अंदर जो है हमारे भारत में एशियाई गेम्स का भारत मेजबान बना था। और उस समय जो है 1982 में जो हमारी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, जो चाहे केंद्र की थी चाहे राज्य की थी, मेरे पिताजी भी वहां से विधायक थे जवाहरामगढ़ से। उस समय जो है उनके प्रयासों से जवाहरामगढ़ बांध के अंदर जो है एशियाई खेल का वहां पे नौकायन प्रतियोगिता आयोजित हुई। देखिए आज के जो हालात है उन पर क्या कहेंगे? आज के हालात पर बात करिए सर। आज के हालात जो है उसके लिए जिम्मेदार कौन है पौरुष जी? निश्चित तौर पे देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बांध के अंदर परिस्थिति ये बनी कि 90 के बाद में राजस्थान में प्रदेश में बारिश की कमी हुई, और जब बारिश की कमी हुई तो जब ये बांध 2000 तक आकर के सूख गया था, उसके बाद में देखिए 2003 में जब भाजपा की सरकार आई तो आपको हमको सबको पता है कि वो भाजपा की सरकार का 2003 से 2008 का दौर जो था वो पूरे प्रदेश में जमीनों के मामले में अलग ही तरह की पूरी आबो हवा बही थी। उसी कड़ी के अंदर देखिए रामगढ़ बांध के जो भाव क्षेत्र है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के फार्म हाउस बने, विभिन्न प्रकार के रिसोर्ट्स बने, विभिन्न प्रकार के ऐसे यहाँ पे निर्माण खड़े कर दिए गए। उस समय लोगों की सोच शायद ये रही होगी कि भाई अब कभी राजस्थान में पानी बरसेगा नहीं। इनको ये पता नहीं था कि राजस्थान में जो है भविष्य में बहुत अच्छा तादाद इंद्रदेव मेहरबान भी होंगे, बारिश भी होगी, परंतु आपके छोटे से लालच, आपकी छोटी सी गलती जो है वो एक ऐतिहासिक बात का गला घोटने के लिए जा रही है। उसके बाद लेकिन पौरुष जी, उसके बाद दो बार आपकी सरकार रही है, 2 बार जनता ने आपको जनादेश दिया, उसके बाद क्या किया? भाजपा ने गलती की तो सुधारने की जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए निश्चित तौर पे जब हमारी सरकार रही, हमने हाईकोर्ट का आदेश भी था, हमने उसकी अनुपालना के अंदर देखिए हमने वहां से अतिक्रमण भी हटाए। उसके बाद में हमने जो वहां पे जो कुछ लोगों को प्रशासन की मिलीभगत से जो अवैध आवंटन हो गए थे, तो हम देखिए हमने 600 से ज्यादा मामले जो है वो रेवेन्यू कोर्ट को उनको रद्द करने के लिए हमारी सरकार के समय भेजे गए। वहां पे जो भी कार्रवाई हुई हमारी सरकार के समय पर, तो दुर्भाग्य से जब भारतीय जनता पार्टी की जब दोबारा जब सरकार आई तो 5 साल में जो आपने रिकमेंड की, 5 साल में क्या इंप्लीमेंट नहीं हुआ उस पर?
देखिए, मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि रेवेन्यू कोर्ट जो होती है, वो रेवेन्यू राजस्व मंडल, आप जानते हैं कि वो एक स्वतंत्र बॉडी होती है। वहां पर सरकार सिर्फ एक अपना अधिवक्ता वहां पे खड़ा कर सकती है। सरकार के द्वारा काफी प्रयास किए गए, उनमें कुछ एक मामले जो उनके आवंटन कैंसिल होने के आदेश भी हुए हैं, परंतु एक जो बड़ी संख्या में आवंटन जिस प्रकार से कैंसिल होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आज की तारीख में भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये प्रदेश में 2023 के बाद भी बारिश का एक बहुत अच्छा दौर चला है। और मैं तो कहना चाहूंगा इस बात को विपक्ष के नाते, सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं बल्कि सकारात्मक जो सरकार को पहल करके कहना चाहूंगा कि जब हाईकोर्ट का आदेश भी है, आपके पास में एक बहाना भी है, अगर आपके किन्हीं नेताओं के व्यवहार भी अगर किसी अतिक्रमी से है, तो आप हाईकोर्ट के आदेश की आड़ ले सकते हैं। अपने व्यवहार को छोड़िए, प्रदेश की एक बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत बड़ी धरोहर है। ठीक है पौरुष जी। राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। राजकुमार जी, जिस प्रकार से आरोप लगाया, पौरुष जी ने कहा कि हमारी सरकार में हमने प्रयास किया, हमने आवंटनों को रद्द करने के लिए सिफारिश की, लेकिन आगे जाकर के वो हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इच्छा शक्ति दिखाएं, बारिश का पानी अच्छा आ रहा है, रामगढ़ को भरा जा सकता है। राजकुमार जी। आशीष जी, पौरुष जी ने रामगढ़ बांध पे तो कम चर्चा की है, परंतु इन्होंने जो इनकी कांग्रेस जो मृतप्राय हो चुकी है उसको जरूर रामगढ़ बांध के नाम पर पानी पिलाने का प्रयास किया है। इन्होंने कोई चर्चा में कोई विशेष बात इन्होंने रखी नहीं। मैं आपको बता दूं आशीष जी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जल को देवता मानती है। सुषमा स्वराज जी ने 11 जून 2014 को, हमारी जो नेत्री है सुषमा स्वराज जी, उन्होंने 11 जून 2014 को संसद में भाषण दिया था कि गंगा एक नदी नहीं, एक हमारे लिए माँ है। हम जो पानी है, जल संरक्षण अभियान है, हमारे भजनलाल जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था 2025 में, उसकी शुरुआत रामगढ़ बांध से ही की थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लगातार हमारी जो पार्टी है वो इस पर काम कर रही है। इस पर सबसे बड़ा जो फैसला आया था अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का आया था 2 अगस्त 2004 को। उसके बाद इसको ये जो इसको फैसले इसको क्लियर कर दिया था 9 नवंबर 2017 को निम्स गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको क्लियर कर दिया था। पूरी तरह से जो अतिक्रमण हो गया था, जो कैचमेंट एरिया में जो निर्माण हो गए थे, उनको तोड़ने का काम जो सरकारें कर रही हैं उनको करने जो जिम्मेदारी से लोग बच गए थे, परंतु भजनलाल जी की सरकार ने इस पर काम शुरू किया है। और आज ही ये जो कैचमेंट एरिया में जो अवैध निर्माण हुए हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई कर रही है जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग, जेडीए और जम्बाराम का प्रशासन। उनको आज तोड़ने की शुरुआत उनकी हो चुकी है। आज अभी आपकी टीवी पे न्यूज चल रही थी, उनको तोड़ा जा रहा है। जम्बारामगढ़ बांध को भरने के लिए अभी हाईकोर्ट ने, एसपी शर्मा जी की बेंच ने कहा भी है कि अगर ऐसे नहीं भरता है तो इसको 130 किलोमीटर की पाइपलाइन ईसरदा से लाकर भी इसको भरना चाहिए। इसके विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो पर्यावरण, जल संरक्षण, इन पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और इस पर पूरी तरह से काम कर रही है। और हमारे मोदी जी ने भी जो हमारी जो संसाधनों का जो पानी था जो पाकिस्तान जा रहा था, उसको खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, टाक और टेरर एक साथ नहीं होगा। इस पर बात करके उस पानी को रोककर यमुना के मार्फत से राजस्थान में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर राजस्थान लाने का प्रयास, इधर ईआरसीपी के माध्यम से भी लेकिन पानी लाया जा रहा है। रामगढ़ आज भी तरस रहा है पानी को। रामगढ़ को लेकर के कोई चर्चा, कोई विशेष रामगढ़ के लिए जो विशेष प्रयास हैं वो आपको धरातल पर बहुत जल्दी दिखेंगे। और आपने बिंदु बहुत अच्छा उठाया कि रामगढ़ जो वास्तव में जिसने 1982 में जिसने ओलंपिक प्रोग्राम किए वो आज पानी के लिए तरस रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें ही दोषी हैं, परंतु भजनलाल जी की सरकार इस पानी को देवता मानकर, जल को देवता मानकर इस पर काम कर रही है। और बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि रामगढ़ बांध वापस से अपने मूल स्वरूप में आएगा और जल से सराबर हो जाएगा। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने बयान हैं, अपने अपने तर्क है रामगढ़ को लेकर, लेकिन रामगढ़ के हलक सूखे हैं। क्या वजह है? क्या इच्छा शक्ति पार्टियों की नहीं है, या फिर क्या ऐसे तकनीकी पेच फंसे हुए हैं रामगढ़ में पानी पहुंचाने को लेकर के? आप क्या समझते हैं सुरेश जी? आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अनम्यूट करिए सुरेश जी। जी, आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट करिए सर आप। चलिए, तब तक मैं राजलक्ष्मी राजावत जी का रुख कर लेता हूं। लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, जिस प्रकार से कार्रवाइयों की बात की जा रही है, अपना अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी की जा रही है, लेकिन हकीकत सबके सामने है कि रामगढ़ के हलक आज भी सूखे हैं। जो एशियन गेम्स को होस्ट करने वाला रामगढ़ बांध, जिसमें नौकायन जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं, पिकनिक स्पॉट्स में वो माना जाता है, जयपुर की लाइफलाइन रहा है, और आज बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। राजलक्ष्मी जी।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये जो रामगढ़ बांध है वो हमारी वाकई में ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन हम इसको सब मिलके सहेज नहीं पाए। मानती हूँ मैं कि भाई सरकारों का दौर आता है, कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, लेकिन हर बार न्यायालय को ही क्यों हस्तक्षेप करना पड़ता है। मैं तो दोनों ही सरकारों से पूछना चाहती हूँ कि भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है, और जब इतने सारे डिपार्टमेंट आप लोग रन कर रहे हैं, आपके नीचे हैं, तो क्यों ना इन डिपार्टमेंटों की कमान कसी जाए। आज जो बात राजकुमार जी ने कहा कि अब 3 दिनों में ये चीज़ होगी, तो ये ऐतिहासिक धरोहर का जिम्मा तो बहुत पहले से है हमारे कंधों पर। अब समस्या ये है कि जनता ने तो आपको चुन करके भेज दिया। अब चाहे भजन लाल शर्मा जी करें, चाहे जो भी गवर्नमेंट आती है वो करें, हम तो जनता की तरफ से उम्मीद लगा के आपकी तरफ ही बैठेंगे, देखेंगे कि भाई साहब ये काम करूं। बिल्कुल, लेकिन राजलक्ष्मी जी बड़ी बात यह है कि इस बहाव क्षेत्र में, कैचमेंट एरिया में जो अतिक्रमण है या उनको हटाया नहीं जा रहा है, क्या कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए? या अभी पौरुष जी कह रहे थे कि अवैध तरीके से जमीनें आवंटित कर दी गई, तो कैसे आवंटित कर दी? बहाव क्षेत्र की जमीन को कैसे आवंटित किया जा सकता है? क्या वाकई में आवंटित किया जा सकता है? बिल्कुल सर, ये जो अभी आपने बताया राजकुमार जी ने कि अब्दुल रहमान वाला जो केस है वो अवैध भू आवंटन से रिलेटेड ही है। वो आगे जाकर के नीम्स ने भी उठाया कि भाई हमको भी कुछ इसमें मिले, लेकिन समस्या ये है कि जब अवैध आवंटन होता है तब ये जिम्मेदार डिपार्टमेंट, जिम्मेदार सरकारें ये अपनी आंख मूंद करके बैठ जाती है। अपने जो चहेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुल रखी है, बड़ी बड़ी होटल्स खुल रखी है, तब जनता का हित और ऐतिहासिक धरोहर का हित कोई नहीं देखता है। ऐसे में यदि आज ये आवश्यकता जो पड़ी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बीच में PIL में दखल दे करके और ये सब चीज़ सुनवाई की है, तो ये ज़रूरत इन कानूनों की वजह से है कि ऐसे कानून बने हुए हैं और उन पे अमलीकरण होगा। यदि ये लोग इस चीज़ को नहीं सुधारेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी पौरुष जी कह रहे थे कि अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया था, जो आवंटन था उन्हें निरस्त करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, तो क्या आवंटन निरस्त किए जा सकते थे? बिल्कुल सर, यदि ऐसा होता है कि भाई कोई आवंटित होता है, कोई ऐसी चीज होती है, तो गवर्नमेंट को इटसेल्फ राइट है कि भाई अपने कानून हाथ में लेकर के और सब चीजों को हटाया जाए। और ये जो 3 दिन की कार्रवाई चल रही है, ठीक है, ये भी यही है। जी बिल्कुल, रुक कर लेता हूं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, जिस प्रकार से कानूनी दावपेच में रामगढ़ का अस्तित्व खतरे में है, क्या रामगढ़ के हलक को सूखा रखने से बचाया जा सकता है? क्या इच्छा शक्ति सरकार की ओर से चाहिए? जी सर, जो नियमन आवंटन नियम विरुद्ध हुए हैं जी, उनको कलेक्टर के न्यायालय में अपील करके निरस्त करवाया जा सकता है जी, और जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है उसके तहत नदी नाले, पानी वाले रास्ते, पानी में डूबी हुई जमीन, ये सारे अलॉटमेंट कैंसिल होने चाहिए और 1947 की स्थिति बहाल होनी चाहिए। तो इसमें मैंने जानकारी जो की थी उससे मुझे पता लगा कि राजस्व विभाग ने करीब करीब सारे केस बनाकर पेश कर दिए हैं और वो अब विचाराधीन है न्यायालयों में। उनमें ज्यादातर में तो डिसाइड हो गया है अतिक्रमण हटाने के लिए और अलॉटमेंट कैंसिल करने के लिए, लेकिन कुछ मामले अभी भी बकाया है। तो इसमें जितने भी पानी वाले रास्ते के आवंटन है नियम विरुद्ध, ये सारे निरस्त हों और सारे विभाग, राजस्व और सेटलमेंट और सिंचाई, ये अलर्ट रहे और भविष्य में भी इस बात पे ध्यान रखें कि अलॉटमेंट ना हो और कब्जा होते ही, नाजायज अतिक्रमण होते ही तत्काल आवंटन निरस्त हो और तत्काल अतिक्रमण हटा करके पानी के रास्ते को खोला जाना चाहिए। बिल्कुल सुरेश जी, हर बार देखा गया है, हर बार जब मानसून आता है, बारिश होती है, तो उस वक्त प्रशासन अलर्ट होता है और अतिक्रमणों पर कार्रवाई की बात भी चलती है, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्या वजह रह जाती है? क्या कागजों तक सीमित रह जाता है ये अतिक्रमण हटाओ अभियान? सर, इसके लिए तो सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी सभी मिलकर एक साथ मजबूत भावना से काम करेंगे, तभी अतिक्रमण हट पाएंगे और तभी पानी का रास्ता क्लियर हो पाएगा। जी चलिए, राजकुमार जी का रुख कर लेता हूँ। राजकुमार जी, जिस प्रकार से अभी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे थे कि सरकार की इच्छा शक्ति हो, सरकार अगर चाहे तो इस मामले को प्रमुखता से उठा करके, प्रमुखता से लेकर सभी विभागों का समन्वय करके और एक हल निकाला जा सकता है, तो क्या रामगढ़ की ये फाइलें केवल
दफ्तरों में चक्कर काटती रहेंगी, या फिर रामगढ़ की इस स्थिति को लेकर के, हालांकि प्रयास आपकी सरकार की ओर से किया गया, किरोड़ीलाल मीणा जी ने कृत्रिम बारिश करा करके इस रामगढ़ को भरने का प्रयास किया, हालांकि वो प्रयास असफल रहा, लेकिन क्या ये बेसिक जो व्यवस्था है, प्राकृतिक जो नेचुरल व्यवस्था है, वो ठीक हो सकती है, या फिर जैसे ईसरदा का आपने कहा, ईसरदा की तरह ही अगर बात करें तो बीसलपुर का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो गेट खोलने पड़ते हैं, पानी की निकासी करनी पड़ती है, उस पानी को बेकार बहाया जाता है। जयपुर तक पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है, रामगढ़ बांध तक उस पाइपलाइन आगे ले जाकर के क्या जब ओवरफ्लो होने की स्थिति में हो रामगढ़, तो ऐसी स्थिति में जब बीसलपुर ओवरफ्लो हो तो रामगढ़ में पानी ट्रांसफर नहीं करवाया जा सकता? राजकुमार जी। आशीष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी कही कि ईसरदा का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो क्या वो रामगढ़ नहीं आ सकता, या अन्य जहां या अन्य जहां को जरूरत है वहां नहीं आ सकता? मैं आपको बता दूं कि इस देश को आज़ाद हुए लगभग 70-80 साल होने को आ गए, परंतु मैं आपको बता दूं कि आज भी हम मूल जो हमारी सुविधा थी, मूल जो पानी की सुविधा थी, उस पर काम नहीं हुआ। आज भी हमारा पानी पाकिस्तान, हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है, वहाँ हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उस पानी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे। ये योजनाएं बननी चाहिए थी। हमारे जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सड़क से सड़क को जोड़ना और नदी से नदी को जोड़ने की वो योजना लाए थे। उन योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और आप देखिए उन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज यमुना जल की डीपीआर बनकर और यमुना जल राजस्थान को मिलने वाला है। ये बरसों पहले मिल जाना चाहिए था। ईआरसीपी के माध्यम से अन्य नदियों का जल हम यहाँ राजस्थान में लाने वाले हैं। ये मैं कह रहा हूँ जितना भी ओवरफ्लो पानी होता है उससे हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, अब्दुल रहमान के जो केस है, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नदी, नाले, तालाब, पोखर, किसी की भी जमीन को किसी अन्य को कहीं अलॉट नहीं किया सकता। अलॉटमेंट हो गया है तो उसको कैंसिल करना चाहिए। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में संजीव प्रकाश जी, इन्होंने न्याय मित्र बनाए हुए हैं। अभिनव जी वर्तमान में न्याय मित्र, उनकी टीम साथ में है। उन्होंने पूरे जो भी अतिक्रमण हुए उन सबकी रिपोर्ट बना के सरकार को पेश की, और सरकार के सारे डिपार्टमेंटों ने, सिंचाई विभाग हो, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे जेडीए हो, चाहे जम्बाराम प्रशासन, सबने मिलकर एक योजना तैयार करके और जो भी अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, और आज से वो अभियान शुरू हो चुका है। जल्दी आप देखेंगे कि हमारे इस अभियान की जो सफलता है वो आप लोगों को दिखेगी, और जल्दी रामगढ़ बांध जो अतिक्रमण मुक्त होगा। वंदे जल गंगा संरक्षण जो अभियान जो भजनलाल जी ने चलाया, वो सरकारी मिशन नहीं रहा, उसको जन सहभागिता जन आंदोलन बनाने का भजनलाल जी ने काम किया। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रामगढ़ बांध ही नहीं, अपितु आप जैसे चैनल को, आप जो प्रमुख चैनल है, इसको राजस्थान के सभी जो नदी, नाले, तालाब, पोखर और बांध है, उन सभी पर ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता प्यासी नहीं रहे। राजस्थान अगर हरियाली राजस्थान में रहेगी तो राजस्थान बहुत उन्नत और खुशहाल बनेगा। आपको एक बात और बता दूं, आज दैनिक भास्कर की खबर है, हमारे यहाँ 75 लाख पेड़ लगाने का हमने लक्ष्य लिया था, 87 लाख पेड़ भजनलाल जी के नेतृत्व हम लोगों ने लगा दिए। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो काम धरातल पर आ जाएंगे। 2-2.5 साल का टेन्योर आपके पास में बचा है, क्या इसी टेन्योर में, इसी आपकी सरकार में रामगढ़ में वो नावें चलती देखी जा सकती है? क्या पर्यटन का वो एक स्पॉट बन करके सामने आ सकता है? आशीष में बतौर प्रवक्ता और राजस्थान का नागरिक होने के नाते मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं, भजनलाल जी की सरकार में आप देखोगे कि वापस से रामगढ़ बांध अपने पुराने मूल स्वरूप में आएगा और रामगढ़ बांध में पानी आएगा। हमारी भजनलाल जी पर तो मैं कह रहा हूँ ईश्वर की मेहरबानी है। पिछले साल देखा आपने कितनी अच्छी बारिश हुई, वापस से मानसून के कह रहे थे मानसून कमजोर रहेगा, परंतु फिर से मानसून बरस रहा है। तो आप देखोगे मूल स्वरूप में रामगढ़ बांध को आप देखोगे वापस से इसी टेन्योर में देखोगे, और पानी रामगढ़ बांध का आप ये वापस से जयपुर की लाइफलाइन बनेगा और लोगों के पर्यटन का केंद्र बनेगा। पौरुष भारद्वाज जी, जिस प्रकार से राजकुमार जी दावा कर रहे हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है, कितना भरोसा आपको हो रहा है? पौरुष जी। आशीष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम शुरू से प्रोपेगेंडा फैलाना है और जो सारी बेईमानियां करवाना है। मैंने आपसे जैसा कि बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारी रही तब तक वहां पर अतिक्रमण बढ़े, और जब कांग्रेस की सरकारी रही अतिक्रमण हटाने का काम किया। अब ये बोले थे कि साहब प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और यमुना का पानी वहां पे आएगा। मुझे बताइए कितनी बचकानी बातें हो रही थी। सिंधु जल समझौता रद्द होकर के क्या आपके पास इतनी क्षमता है कि सिंधु जल का पानी आप भारत में रोक सके? सिंधु जल का पानी अभी भी जारी है। भारत जो है अगर सिंधु जल का समझौते को रद्द करता है तो उससे पहले भारत को उसके पानी के स्टोरेज की क्षमता बनानी पड़ेगी, और उसके लिए कम से कम 20 साल आपको लगेंगे। ये तथ्यों पे बात है, आप लोग जनता को मीठी गोलियां देना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी कह रहे थे कि साहब है ना ईसरदा बांध की, इनको इस बात का ध्यान नहीं कि ईसरदा बांध से पानी लाने की योजना पिछली अशोक गहलोत सरकार की योजना थी। हमने 105 किलोमीटर की जो लाइन है उसका हमने प्रोजेक्ट पास किया था। कुछ एक तकनीकी वजह रही, कुछ जगह जो है योजना लाते हो, धरातल पर तो लाइए कुछ। सुनिए तो सही,
अब आप लोग सच बोलते आप लोग बौखलाते। सुनो तो सही राजकुमार जी, सुनो सही। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए 105 किलोमीटर की परियोजना हमारे द्वारा शुरू की गई। कुछ एक स्थानों पे आवाप्ती जमीन की नहीं हो पाई कि वो लोग जो जमीन के मालिक थे वो कोर्ट चले गए, इस वजह से नहीं हो पाई। तो हम तो हमारी सरकार में रामगढ़ बांध को भर के बता देते। दूसरी बात, अभी कह रहे थे हमने इतने लाख पेड़ लगा दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा, प्रखंड अभी लंबा नहीं है, जयपुर के अंदर 100 एकड़ की जमीन है। देखिए, पेड़ों की बात अपन बाद में करेंगे, पौरुष जी अभी रामगढ़ की बात कर रहे हैं। आपने पेड़ की बात आपने करी, पेड़ की बात आपने करी, इसलिए बोल रहा हूं मैं। नहीं, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी। एक तरफ का प्रधानमंत्री का नारा लगा के लोग बोलते साहब एक पेड़ मां के नाम, और दूसरी तरफ जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल के नाम से जयपुर में ढोल का बाढ़ जो है, जो जयपुर का ऑक्सीजन कहा जाता है, जयपुर का जिसको वो ठीक है पौरुष जी, रामगढ़ को लेकर के बात करिए। रामगढ़ 100 एकड़ वन क्षेत्र को इन्होंने उड़ा दिया। रामगढ़ की बात वापस कर रहा हूं मैं। आप बार बार श्रेय ले रहे थे कि हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने नहीं किया, ये हाईकोर्ट के आदेश से काम हो रहा है। आपकी सरकार में अगर जोर होता तो आपकी सरकार जिस रोज भजन लाल जी ने शपथ ली थी उसके नेक्स्ट डे जो है ये काम शुरू हो जाना चाहिए था। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, भी आशीष जी ने कहा आप लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आपके मंत्री से काम नहीं कर रहे थे आप। हम काम तो कर रहे हैं ना, ये तो मान रहे हो ना आप, हम काम शुरू कर दिया हमने, ये चैनल पे मानिए आप। हमने जब अतिक्रमण पे जवाब मांगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो ये वहां पे रामगढ़ बांध के ऊपर तमाचा दिखाने के लिए पहुंच गए थे इनके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी। मुझे आप ये बताइए, कोई साइंटिफिक बात होती है क्या? क्लाउड सीडिंग होती है मानते हैं हम, लेकिन क्या क्लाउड सीडिंग से पूरे बांध के बांध भरे जाते हैं क्या? दुनिया में कोई एक भी उदाहरण तो बताइए। आप रामगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वहां पे पहुंच गए थे, ताकि रामगढ़ की जनता आप लोगों से वहां पे अतिक्रमण हटाने की मांग नहीं कर ले। राजकुमार जी जाग जाइए, धरती पर उतरिए, ये धरती माता माफ नहीं करेगी। रामगढ़ बांध जो सूख जाएगा, रामगढ़ बांध माफ नहीं करेगा, रामगढ़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और रामगढ़ बांध का सिर्फ रामगढ़ बांध बनना नहीं है, रामगढ़ बांध के नीचे के जितने भी गांव हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, उन सबका भूजल स्तर इतना तेजी से डाउन चला गया इस बांध के सूखा रहने की वजह से। आपको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। और जो जमीन पे जो रामगढ़ बांध की सच्चाई जानते हैं, जो धरातल की हकीकत जानते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी से, जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी। पौरुष जी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोपों की झड़ी लगा दी, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी। पौरुष जी, आप कह रहे हो कि हमें धरती माता माफ नहीं करेगी। देखो, हम तो धरती माता के ही पुत्र हैं और धरती से ही हमारा जुड़ाव है और धरती हमारे लिए सब कुछ है। परंतु आपको तो माफी मांगनी है तो राहुल गांधी से मांगनी है, गांधी परिवार से मांगनी है, तो आप माफी की तो बात ही मत करिए। बात करनी है अपन को रामगढ़ बांध की। आपने क्या किया और हमने क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन के लिए आज आशीष जी हमारे बीच में बैठे हैं और हमारी राजलक्ष्मी जी बैठी हैं। आज तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम बैठे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने पिछले जून 2025 में वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम के माध्यम से जन सहभागिता का आंदोलन चलाया था। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी रामगढ़ बांध गए थे और वहां उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ उस बांध की सफाई का अभियान चलाया था। और उसके बाद 5 दिन में 7,31,000 कार्यक्रम पूरे राजस्थान भर में हुए थे। हम रामगढ़ बांध ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हर राजस्थान फिलहाल रामगढ़ की बात कर ले। रामगढ़ से शुरुआत की, भजनलाल जी वहां पे गए और किरोड़ी लाल जी ने कृत्रिम बरसात का भी प्रयास किया, लेकिन उसको ही लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि ये भ्रम फैलाने की स्थिति की जा रही है। ये इनको भ्रम नजर इसलिए आएगा क्योंकि ये अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी जो सरकार ने जो काम किए, जो अतिक्रमण किए, उनको चिन्हित किया। अभिनव शर्मा न्याय मित्र की आप रिपोर्ट देखिए, उस रिपोर्ट को राजस्थान सरकार ने लिया और संवेदनशीलता से उन पर अतिक्रमण चिन्हित किए गए और अतिक्रमण चिन्हित होने के बाद काम शुरू हो चुका है। आज ही कई अतिक्रमण तोड़े गए और ये अभियान लगातार 1 महीने तक चलना है। सुरेश जी का रुख कर लेता हूं। सुरेश जी, मैं आता हूं पौरुष जी आपके पास आता हूं, एक बार सुरेश जी के पास, फिर आपके पास आता हूं। सुरेश कुमार जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं दोनों प्रवक्ताओं को, दोनों की बातें आपने सुनी है, हल क्या है, समाधान क्या है, कैसे रामगढ़ का जो हलक है वो सूखा है उसको कैसे तर किया जा सकता है? जी सर, इसका हल यही है कि सभी राजनीतिक दल, जो विधायक महोदय है, सरपंच साहिबान है, अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता है, ये राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग के साथ मिलकर के और अतिक्रमण हटाने में सहयोग करें। एक मनोबल, एक सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है। और सामान्यतः होता यह है कि पटवारी और तहसीलदार अगर अतिक्रमण हटाने चले जाते हैं तो उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, कोई मशीन या कुछ हथियार, कुछ तोड़ने के सामान नहीं होते हैं। इसके लिए राजस्व विभाग, पंचायत समिति और पुलिस का भी मौजूद रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परिस्थितियां अगर विषम होती है तो स्थिति बदल जाती है। तो सभी विभाग जो संबंधित है, पुलिस, राजस्व, पंचायत समिति, और अगर एडीए का इलाका है तो एडीए, भू प्रबंध और सिंचाई विभाग, जल संसाधन, और
सारे राजनीतिक कोई मतभेद सारे भुला करके सभी लोग एक साथ प्रयास करेंगे तो ये अतिक्रमण हट जाएंगे और पानी का रास्ता खुलेगा और निश्चित रूप से पानी सही जगह पहुंचेगा। इसमें किसानों को भी लाभ होना है, सभी ठीक है। को लाभ होना है। जल स्तर बढ़ेगा तो सिंचाई में भी सुविधा होगी, वृक्षारोपण में भी सुविधा होगी, हर तरह से जी इसमें सुविधा होगी। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी होगी सभी को और राजनीतिक भेदभाव भुलाने होंगे। जी सुरेश जी, ये बात हुई प्लान ए कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाए जाएं, नेचुरल यहाँ बारिश हो और बारिश का पानी एकत्रित होकर के कैचमेंट एरिया के जरिए रामगढ़ तक पहुंच जाए। प्लान बी, अगर मान लीजिए ऐसे पानी नहीं भर पा रहा है तो जो बांध, एक ईसरदा की बात की जा रही है, मैं दूसरी और बात कर रहा हूं, बीसलपुर से लगातार राजधानी जयपुर में पानी की सप्लाई हो रही है और पानी की पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है। बीसलपुर ओवरफ्लो होता है, लगभग हर एक साल में ओवरफ्लो करके पानी को छोड़ा जाता है, गेट खोले जाते हैं। पिछले साल भी खोला गया, पानी को बेकार बहाया गया, वहां समस्या खड़ी हो जाती है। वहां जो आगे का इलाका है वहां गांवों में ग्रामीणों को अलर्ट किया जाता है। क्या उस पानी को इस पाइपलाइन से ही आगे ऐसी व्यवस्था करके शिफ्ट नहीं किया जा सकता? जब ओवरफ्लो होने की स्थिति में हो, भराव क्षमता के नजदीक हो, तब यह पानी रामगढ़ तक आगे पहुंचा दिया जाए। इतनी लंबी पाइपलाइन तो बिछी हुई है, 150 किलोमीटर की बात की जा रही है। मैं कह रहा हूं 150 छोड़िए, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की भी आप प्लानिंग कर ले पाइप की, तो क्या यह पानी शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, प्रयासों से किया जा सकता है। पानी का जो बेकार चला जाता है उसको रोक करके सही दिशा में ले जाया जा सकता है और वो आगे हमारे लिए 1 साल 2 साल हर कई वर्षों तक काम आ सकता है। जल स्तर बढ़ेगा, कुओं में अपने आप पानी आ जाएगा। चलिए समय की सीमा है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। फाइनल कमेंट्स में ले लेता हूं तीनों से आपसे। राजलक्ष्मी जी, सबसे पहले आप फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकंड में। मेरे जयपुर का अहोभाग्य होगा यदि आप लोग दोनों पार्टियां मिलकर के, और जैसा आपने बताया अभी कि इस तरह से बीसलपुर से या ईसरदा से पानी लाने की योजनाओं पे तो काम तब होगा ना जब हमारे माननीय न्यायाधीश लोगों का ही आप सुन लेंगे, उनके बताए अनुसार ही कर लेंगे। अभी भी जागो और उस पे कार्य करो। मेरे तो यही निवेदन है आप। ठीक है, पौरुष भारद्वाज जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब भजनलाल जी जो है वहां पे कोई कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे, तो मैं कहना चाहूंगा कि भजनलाल जी की अगर वास्तव में इच्छा शक्ति होती तो अतिक्रमण पहले हटवाते, फिर बाद में जाकर के रामगढ़ बांध पे जो भी ड्रामा उन्होंने जनता को बहलाने के लिए किया वो करते। दूसरा मैं आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा, आशीष जी आपने जो बात कही कि 20-25 किलोमीटर की लाइन डालनी है, मैं बोल रहा हूँ 20-25 किलोमीटर की लाइन भी नहीं डालनी। जो रामगढ़ बांध से जयपुर में जो पानी सप्लाई होता था और वो राजा महाराजाओं के जमाने की लाइन आज भी मौजूद है। आपको सिर्फ एक पंप हाउस बनाना है और बीसलपुर के पानी को उससे कनेक्ट करना है। और इसमें आपकी बात में एक सुझाव और जोड़ना चाहूंगा मैं, जलमहल भी ओवरफ्लो होकर के नीचे जो रामगढ़ का जो मोड़ है, जो सड़वा गांव पड़ता है, जयसिंहपुरा कोट पड़ता है, वहां पे हमेशा बाढ़ का कारण बनता है। तो वहां के पानी की भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी उस लाइन में जुड़ जाए। राजकुमार जी फाइनल कमेंट। राजकुमार जी फाइनल कमेंट। 2 ऑप्शन इन्होंने भी सुझाव दिए। एक मिनट दूसरी बात में समय की सीमा रोकना पड़ेगा, समय की सीमा रोकना पड़ेगा। खड़े होके आशीष जी, मैं तो इतना सा कहूँगा कि पानी हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। इस सुझाव को हम सरकार के समक्ष रखेंगे और इनसे प्रशासनिक तालमेल करा के और जो इस बीसलपुर का पानी है वो रामगढ़ तक पहुँच जाए, बहुत अच्छा सुझाव है। और इसमें कोई अगर तकनीकी समस्या नहीं होगी तो ये सुझाव आगे तक सरकार को रखा जाएगा और बहुत जल्दी इस पर काम किया जाएगा। मानसून की हर बारिश होती है, पानी बहता है, लेकिन रामगढ़ के हलक सूखे रह जाते हैं। इस पर आज हमने चर्चा की। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रामगढ़ के कितने गुनाहगार ये तो भविष्य के गर्व में है, लेकिन जनता को उम्मीद है कि रामगढ़ के हलक तर होंगे और रामगढ़ में वो ही चहल पहल लौटेगी, वो ही पर्यटन का एक पिकनिक स्पॉट के रूप में ये डेवलप होगा और जयपुर की लाइफलाइन के रूप में फिर से रामगढ़ देखा जाएगा। आज की इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।